वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राम बहादुर जी राय और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश नारायण सिंह जी और श्री महेंद्र रंगराजन जी और इस पुस्तक के लेखक श्री अजय सिंह जी, डॉक्टर दिनेश सिंह जी, सभागार में मौजूद सभी मेरे अजय सिंह जी पत्नी भी बैठी हैं। मैं सोच रहा था क्या बोले देवियों और सज्जनों, वैसे कोई लेखक किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से लंबे समय से यदि वो परिचित हो और उसकी पॉलिटिकल जर्नी लंबे समय से यदि देखी हो और उसके बारे में कह दिया जाए उसको लिखने के लिए, तो वह उसकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की डिस्पैशनेट और अनबायास्ड एनालिसिस करे, पूर्वाग्रहों से हटकर, यह अपने में बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं कि अजय सिंह जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, पूर्वाग्रहों को इस पुस्तक में कहीं पर आने नहीं दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं अजय सिंह जी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने थोड़ा पढ़ी हैं और मैं कहना चाहता हूं, दूसरों को भी मैंने कहा है कि आप हमको ये बतलाइए लिखकर कि इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। पूरी पुस्तक में नहीं पढ़ पाया हूं, इसको ईमानदारी से स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है, जितना मैं जानता हूं, और विशेष रूप से यहां पर मैं चर्चा करूंगा कि उनके राजनीतिक जीवन का जो संगठनात्मक पक्ष है उसको इसमें काफी हाईलाइट भी किया गया। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में कई दर्जने पुस्तक आई हैं। हाँ, वो तो देख लिया मैंने, अपना आदमी देख लेता है। कुछ उनके व्यक्तित्व पर, कुछ उनके करिश्मे पर और कोई उनके अपराजेय नेतृत्व पर और कोई उनके पारदर्शी गवर्नेंस पर, और कुछ लेखकों ने उन्हें पिछले 2 दशक की जबरदस्त पॉलिटिकल फेनोमेनन मानकर उनका अध्ययन किया है। ऐसी कई पुस्तकें आई हैं इन विषयों पर अजय सिंह जी की यह पहली और इकलौती किताब है जो उनके असाधारण सांगठनिक क्षमता और उनके नेतृत्व कौशल पर लिखी गई है। और यह किताब मोदी जी के जीवन पर नहीं, उनके भीतर आम जनता से जुड़ने की जो एक बेमिसाल क्षमता है उस पर लिखी गई है। कैसे अपनी 50 साल की राजनीतिक यात्रा में मोदी जी ने भाजपा को इतना मजबूत बनाया, गांव-गांव तक कैसे उन्होंने पहुंचाया, यह इस पर लिखी गई है। और मैं कह सकता हूं कि इस किताब के माध्यम से अजय सिंह जी ने मोदी के संगठनात्मक कौशल को उजागर करने की एक सार्थक कोशिश की है, और केवल सार्थक कोशिश ही नहीं की है बल्कि उन्होंने प्रामाणिक कोशिश भी की है। इसके लिए भी मैं अजय सिंह जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के संबंध में एक लोक धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी या शहरी मध्यम वर्ग लोगों की पार्टी है, लेकिन आज कोई इसे नहीं कहेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है। और मैं कह सकता हूं सभी वर्गों की और सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी में स्थापित करने में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। भारतीय जनता पार्टी को हर जाति और हर वर्ग में उन्होंने विस्तार दिया है, क्योंकि पार्टी के इस ट्रांसफॉर्मेशन का उनका एक फार्मूला क्या था, इस किताब में इस बात की चर्चा की गई है। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि एक रणनीतिकार के तौर पर मोदी जी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग करती हैं। मित्रों, आपको आजाद भारत में ऐसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा जिसे पार्टी जहां जो भी जिम्मेदारी सौंपे वहां वो उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करे। और यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 2001 से पहले
मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़े, और यह भी सच है 2001 के बाद वह चुनाव लड़े तो कोई चुनाव हारे भी नहीं हो। यह उनकी विशेषता है, और इससे उनकी छवि एक अपराजेय संगठक की बनी है। अजय सिंह जी ने अपनी किताब में न तो कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है और न ही उन्होंने मोदी जी का जीवन वृत्त, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, यह भी लिखने की नहीं लिखा है उन्होंने। और अजय सिंह ने अनेक किस्सों के जरिए मोदी जी की अद्भुत सांगठनिक क्षमता पर रोशनी डाली है, और इस लिहाज से यह किताब अनसुने किस्सों का एक पिटारा है। बीते 50 साल में मोदी जी से जुड़े कोई 100 लोगों से बातचीत के आधार पर अजय सिंह जी ने यह पुस्तक लिखी है। कोई राय साहब कितने पेज की इसे मैं कहूं, 166, 166, 168, वो तो बायोग्राफी है 2 पेज की, उसको मैं काउंट नहीं करता। 166 पेज की 166 पेज की इस किताब में मोदी जी के जीत के मंत्र और संगठन की तंत्र की गहराई से पड़ताल की गई है, और मोदी जी को जब भी संघ या भाजपा में जो जिम्मेदारी मिली है उसे उन्होंने कैसे विस्तार दिया है, और पार्टी के कार्यक्रमों को जनमानस से कैसे उन्होंने जोड़ा है, संगठन को मजबूत और विशाल बनाने के लिए उनकी अपनी एक सोच क्या थी, अजय सिंह जी ने इस किताब में इन सवालों का जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 के बाद भाजपा की जो विराट उपलब्धि रही है उसके वास्तुकार मोदी जी ही रहे हैं, यह कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। 15 वर्ष पहले कोई उत्तर पूर्व के किसी राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी यह कोई बात नहीं करता था। यदि कोई कहता था कि भविष्य में कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, लोग समझते थे कि मजाक कर रहा है। आज उत्तर पूर्व में 7 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, एनडीए की, बीजेपी लेड एनडीए की वहां पर सरकारें हैं। कई दशकों बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा जीतने वाली पार्टी आज ये भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एक के बाद दूसरे चुनाव में हमारा जनाधार बढ़ता ही गया, और पार्टी देश के उन हिस्सों पर फैली जहां इसके पहले उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। मित्रों, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला, इस देश के जनमानस की मनोदशा को बूझने वाला यदि कोई इकलौता नेता है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यह कहने में भी मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। इसलिए वे जनता से सीधे जुड़ते हैं, वे जनता को समझते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। देश की नब्ज को भली भांति समझना ही उनकी सांगठनिक कौशल की यह आत्मा है। और मित्रों, उनकी इस बेजोड़ उपलब्धि के कारण क्या थे, कैसे मोदी जी ने जन भावनाओं को समझने का विज्ञान विकसित किया, पार्टी के विस्तार के लिए उनके प्रयोग क्या थे, और विस्तार के परंपरागत तरीकों में उन्होंने क्या बदलाव किए, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, इस किताब से इन रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। उदाहरणों के साथ तथ्य रखे गए हैं इस पुस्तक में। किताब के मुताबिक मोदी जी ने संगठन को व्यापक और विराट बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए हैं। एक परंपरागत प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ, और दूसरा स्थानीय महत्वपूर्ण लोग जो पार्टी के बाहर थे पर जिनका उनके इलाके पर अपना प्रभाव था, और तीसरा एक बार जो उनके साथ संवाद में आ जाते उन्हें वह अपने विचार और कार्यक्रमों से वह प्रभावित करते थे। मित्रों, लोक में उनका नायकत्व उनके कड़े और तुरंत फैसले लेने की हिम्मत से फैला है। जो भी 2014 से अब तक उन्होंने सरकार चलाई है, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था, और जिस तरीके से कड़े फैसले लेने का उन्होंने साहस किया है उसके कारण भी उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ी है। मोदी जी ने हमेशा जमीनी राजनीति की है, इसलिए वो जनता की दुश्वारियों से, जनता की कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित हैं, उसे समझते हैं। उनकी भाषण कला लोगों से संवाद करती है।
उनकी दिनचर्या बहुत ही कड़ी होती है, अनुशासित होती है। मैंने एक बार पूछा कि रात में कितने घंटे सोते हैं। मैं देखता हूं आप सुबह भी फ्रेश रहते हैं, शाम को भी फ्रेश हमको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सोता हूं, और कभी भी 3.5 घंटे के अंदर उनकी नींद पूरी हो जाती है एक ही बार में। मैं कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने जो अपराजेय यात्रा की, उसमें पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं का तो योगदान था, पर उस विचार को जनता तक पहुंचाने और आम जनता के भरोसे को जीतने में मोदी जी की रणनीति बेमिसाल थी। इस लिहाज से समकालीन राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। मित्रों, इस बात पर भी प्रकाश यह पुस्तक डालती है कि डीमोनेटाइजेशन जैसे कड़े फैसले पर भी वे जनता के दिल को कैसे जीत लेते हैं। तमाम दुश्वारियों और जनता की परेशानी के बावजूद लोगों को यह समझा लेना कि यह फैसला देश और अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी था, यह उन्हीं के बस की बात थी। दूसरा कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता था, क्योंकि जनता का उनके प्रति एक अटूट भरोसा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद हुए चुनाव इस बात के प्रमाण हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस प्रकार की शानदार कामयाबी हासिल हुई, चुनाव के पहले लोग कहते थे डीमोनेटाइजेशन का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन अप्रत्याशित चुनाव उत्तर प्रदेश के परिणाम में चुनाव के दौरान आए। विपक्ष के लाख प्रचार के बाद भी जनता ने मोदी जी पर पूरा भरोसा किया और लोगों ने माना कि उनकी नीयत ठीक है, यह फैसला देश के लिए उचित है। भले कुछ व्यक्तियों के पक्ष में न रहा हो, किताब में इन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालने की अजय सिंह जी ने कोशिश की है। मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है, यह महज नारा नहीं बल्कि इसे मैं मानता हूं यह हकीकत है। जब दुनिया कोविड से त्रस्त थी तो उस वक्त मोदी जी देशवासियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। यह भी एक साहस का काम है और विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया, पर उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और हम कोविड से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों में आत्मनिर्भर बने। आज सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। मोदी जी के रणनीतिक कौशल की विकास यात्रा कोई एक दिन में नहीं हुई है। देश में वर्षों प्रवास कर उन्होंने लोगों को जाना है, देश को समझा है, आम जन की तकलीफों को भी समझा है, उनसे संवाद किया है। जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के विस्तार का ऐसा मॉडल बनाया कि मैं कह सकता हूं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या तोड़ हो सकता है, क्या काट हो सकती है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। उनके सामने संघ द्वारा या पार्टी द्वारा जो भी काम रखा गया, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से उनसे परिचित हूं और उनकी कामकाज की शैली को भी मैंने देखा है। उनके सामने संघ द्वारा या पार्टी के द्वारा जो भी काम रखा गया वे सहर्ष उसे स्वीकारते गए और कर्मण्येवाधिकार की तर्ज पर वह बराबर काम करते चले गए और आगे बढ़ते भी गए। मित्रों, मोदी जी ने संगठन के विस्तार की जो रणनीति 1980 में गुजरात में बनाई है, उसी को बाद में हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया और काडर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया और हर जिले में पार्टी के अपने कार्यालय की भी उन्होंने परिकल्पना की और उसके अनुकूल नतीजे भी आए हैं। उन्होंने मंत्री या विधायक का अनुभव न होते हुए कैसे एक पूर्व नौकरशाह को बुलाकर कैसे उन्होंने सरकारी फाइलों को पढ़ने और नोट्स बनाने का तरीका सीखा, सरदार हरवंश जी ने बतलाया है और अब तक के सफलतम वह मुख्यमंत्री बने। यह सब कैसे हुआ, यह समझने के लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। मोदी जी चाहे संगठन को मजबूत और एफिशिएंट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, शासन चलाने के लिए नए नए प्रयोग हों, वह सब उन्होंने किए हैं और इसने संगठन और सरकार दोनों में उनकी विश्वसनीयता को एक नई ऊंचाई भी दी है। मित्रों, अपने इन प्रयोगों से उन्होंने बीजेपी को चुनाव जीतने वाली एक मशीन में तब्दील कर दिया है।
कहीं का चुनाव होता है, बीजेपी जीतती है। विचारधारा से कोई समझौता नहीं है और कामों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा उनके संगठन कौशल के यह मूलभूत मंत्र थे। यही बाद में पार्टी के उत्थान, निर्माण और पार्टी के विस्तार के यह कारण बने। आज यही संगठनात्मक ताकत भाजपा सरकारों की मजबूती का भी एक आधार है। बहनों भाइयों, मोदी जी की निरंतर सफलता और कौशल के जो किस्से हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। 1979 में सौराष्ट्र के मौरवी कस्बे में मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया। बांध टूटने की यह सबसे हाहाकारी, हृदय विदारक यह घटना थी और इस हादसे में 25,000 लोग मारे भी गए थे। मौरवी लगभग डूब गया। राहत का काम सरकार से ज्यादा संघ के प्रचारकों ने उस समय किया था। मोदी जी उस समय नानाजी देशमुख के साथ चेन्नई में थे। खबर सुनते ही वे गुजरात पहुंचे और अपने स्तर से राहत काम में जुट गए। दिन रात वे खुद राहत कार्यों में लगे रहते और इस एक काम से गुजरात में मोदी जी घर घर उस समय पहुंच गए। जमीनी स्तर पर किए गए उनके यह काम आज प्रधानमंत्री के तौर पर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में उनकी मदद भी करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी मैं रहा हूं। मैंने देखा जब डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात आती थी तो कोई न कोई मौलिक सुझाव बराबर यह मोदी जी के द्वारा उसमें दिए जाते थे। मित्रों, किताबों में एक दिलचस्प वाक्य है। इस किताब में अहमदाबाद की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने पाबंदी लगा दी। अब मंदिर के बाहर और पूरे शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दूसरे रोज सुबह यात्रा निकलनी थी और रात में ही दुकानों और गुमटियों पर पर्चे मिले कि यात्रा कल सुबह हर हाल में निकलेगी ही। निर्धारित समय पर मंदिर से 2 हाथी निकले। उसके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़ने लगे। यात्रा आकार लेने लगी। लगा भगवान की यह स्वयंभू यात्रा है और बिना आयोजकों के। और दिलचस्प बात यह है कि तमाम रोक के बावजूद यात्रा निकलने से हैरान मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने सिर्फ इस बात पर जांच बैठाई कि यात्रा में नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या थी। केवल इसलिए उन्होंने जांच बैठाई। मित्रों, इस प्रकार 1983 में गुजरात में किसान आंदोलन हुआ। आंदोलन का सरकार ने दमन किया। नरेंद्र मोदी जी ने बिखरे आंदोलन को एकजुट कर उसे गांधी के नमक सत्याग्रह से जोड़ दिया। यह काल्पनिक क्षमता है। जैसे जैसे पुलिस एक्शन होता गया, आंदोलन फैलता गया। आंदोलन के सूत्र नरेंद्र मोदी जी के हाथ में थे। भाजपा को गुजरात के किसानों के बीच पहुंचाने में इस आंदोलन की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों, यह किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्णकालिक प्रचारक, पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा का एक दस्तावेज है। आखिर उनमें वह कौन सा हुनर था जो नरेंद्र मोदी जी को लगातार संगठन और देश के जनमानस में स्थापित करता चला गया। मोदी जी की एक और खासियत है, हर वक्त उनका दिमाग किसी भी योजना को जनता से कैसे जोड़ा जाए इस पर चलता रहता है। एक सामान्य सा फैसला था। गुजरात में नर्मदा बांध वाली जगह पर केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इसका निर्माण उस समय होना था। यह स्टैच्यू सरकार के संसाधनों से बन सकती थी, किसी के सहयोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर इस स्टैच्यू निर्माण के लिए देश भर से खेती के काम आए जो बेकार औजार किसानों के पास पड़े हुए थे, उन औजारों को किसानों से दान देने की अपील की गई और बाकायदा इसका अभियान चला और करोड़ों किसानों का उस मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ। उस समय जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, स्वयं मोदी जी ने हमसे चर्चा की थी और मेरी तरफ से सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यह निर्देश दिया था कि गांव गांव तक जाइए और खेती में काम आने वाले जो भी चीजें ऐसी रही हों जो लोहे से बनी रही हों और यदि बेकार पड़ी हों तो किसानों के द्वारा उसे दान रूप में आप प्राप्त कीजिए ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो सके।
और यह जन भागीदारी की गहरी राजनीतिक एक अभिव्यक्ति थी, ताकि उस स्टैच्यू से लोगों की आस्था और हिस्सेदारी बने। स्टैच्यू में देश के 5 लाख से ज्यादा गांवों ने अपना योगदान दिया था। यह भी चौंकाने वाला तथ्य, 5 लाख से अधिक गांवों ने उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो बनी है उसमें अपना योगदान दिया है। अब वह महज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति नहीं, 5 लाख गांवों की आस्था का वह केंद्र भी बन गया है और उन गांवों से उस मूर्ति का एक भावनात्मक रिश्ता भी बना हुआ है। और आप उन गांवों में जाइए, लोग ये कहते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसमें हमारे गांव का भी कंट्रीब्यूशन है, और ये कहते हुए लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जहां से मूर्ति बनाने के लिए लोगों ने अपनी खेती के औजार दिए, विचार को फैलाने की ऐसी सोच होती है, यह नरेंद्र मोदी जी की। मित्रों, मोदी जी ने संगठन का जो ढांचा बनाया उससे सरकार और पार्टी हर सवाल पर दोनों एक पेज पर रहे। दोनों में कभी कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रही है। यह उनके सांगठनिक कौशल का ही एक नतीजा है कि आज देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा के सदस्य हैं, जो देश की आबादी का 13% है। दुनिया के 8 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों को यदि छोड़ दिया जाए तो भाजपा के पास बची दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। मित्रों, मोदी जी ने पार्टी का विस्तार केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं किया, वे विचारधारा के फैलाव और देश की सोच में बदलाव के लिए ऐसा करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि उनकी जीत का मंत्र क्या है। मोदी जी कहते हैं, सिर्फ जीत के लिए लड़ो। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का माइक्रो मैनेजमेंट इसी रणनीति का यह हिस्सा था। वे जब हरियाणा के प्रभारी होते थे तभी उन्होंने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट का फार्मूला दिया था, और नतीजा यह हुआ कि इस रणनीति से सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश में जहां जहां भाजपा की जड़ें नहीं थीं वहां भी भाजपा का कमल आज खिल रहा है। आज यही बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर के एंडरसन, जिन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है, वे अपनी भूमिका में लिखते हैं, इसी माइक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण है हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजे, जिसमें योगी सरकार के खिलाफ कोविड प्रचार, किसान आंदोलन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे काम कर रहे थे। विपक्ष के तीखे प्रचार के बावजूद पार्टी आउट ऑफ 402 273 सीटों पर विजय हासिल करने में सफल रही है। इस माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी अब पूरी तरह से पारंगत हो चुकी है और इसी रणनीति का हिस्सा है बूथ का जीतना। अगर आप बूथ जीत लेते हैं तो चुनाव जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यह हमारे मोदी जी की मान्यता रही है। मोदी जी की मन की बात लोक संवाद और जन जुड़ाव का एक विलक्षण यह प्रयोग है। सोचिए, आज से 7 वर्ष पहले जो युवा सिर्फ 11 साल का रहा होगा, उससे इन 7 सालों में मोदी जी मन की बात के जरिए कोई 250 से ज्यादा बार बात कर चुके हैं, और अब जब वह बूथ तक जाएगा तो सिर्फ मोदी जी से ही उसका अपनापन होगा। मोदी जी का यही मंत्र है, आप जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, जनता से जुड़ाव, उससे संवाद, देश की नब्ज पर मजबूत पकड़, आम जन की मुश्किलों की जमीनी जानकारी से उनकी लोकप्रियता ने देश ही नहीं दुनिया में सभी नेताओं को पछाड़ दिया है। आज वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट, नाम आपने सुना होगा, द मॉर्निंग कंसल्ट, के एक सर्वे के मुताबिक मोदी जी ने लोकप्रियता में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के 12 प्रमुख राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। मित्रों, जिन नेताओं को लेकर यह संस्था जनमत जुटा रही है, उनमें सिर्फ मोदी जी ही लंबे समय से सत्ता में हैं। कोई इतने समय तक सत्ता में नहीं रहा है। राजनीति शास्त्र के अनुमानों में जो नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है, उसके खिलाफ नापसंदगी ज्यादा बढ़ जाती है। मोदी जी गए 20 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। मजे की बात है कि फिर भी जनता उनसे अभी तक ऊबी नहीं है।
बल्कि विश्लेषक यह कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भाई जिसको सोचना हो वो 2029 के बाद सोचे, 2024 को तो सोचनी नहीं चाहिए। यह मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कह रहा हूं। यही उनका विलक्षण व्यक्तित्व और सांगठनिक कौशल है। यह बिना ईश्वरीय क्षमता के, मेरी मान्यता है, मेरा व्यक्तिगत मान्यता है, बिना ईश्वरीय क्षमता के यह संभव नहीं है। साथियों, जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था हो, या फिर एक साथ 3 तलाक के विरोध में कानून, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मामला हो, या फिर काशी विश्वनाथ का भव्य रूप, देश में एक्सप्रेसवे के जाल का मामला हो, देश में मेडिकल कॉलेज क्रांति लाने की बात हो, या गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का मसला हो, या फिर पाकिस्तान और चीन से लगे सीमाई इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास की बात हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, या फिर गांवों में पक्के आवास, बिजली, पानी, रसोई गैस, टॉयलेट और सड़कों का मामला, देश के सांस्कृतिक गौरव की भावना को शिखर पर ले जाने के प्रयास हों, हर मामले में मोदी सरकार दूसरी सरकारों के कंपैरिजन में मीलों आगे रही है। मित्रों, अब देश की जनता से मोदी जी का एक भावनात्मक रिश्ता बन गया है, ऐसा मैं मानता हूं। यह उनके सांगठनिक कौशल और पार्टी के विस्तार की रणनीति ही है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के कुछ राज्यों में एनडीए की सरकारें थीं, और आज जिसका विस्तार 16 राज्यों तक हो चुका है, और इस वक्त पूरे देश में 1300 से ज्यादा विधायक और 400 से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के इस समय सांसद हैं। मित्रों, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये जुमला नहीं है। वे असल में इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सच तो यही है कि स्वतंत्र भारत में यह पहली ऐसी सरकार है जिसने पिछले 75 वर्षों में भारत का नेतृत्व करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों के योगदानों और कार्यों को न केवल सराहना की है, बल्कि उसे दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में मूर्त रूप भी दिया है, जहां देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर जी शास्त्री आदि से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तथा 13 पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित उपलब्धियों को वहां पर दर्शाया गया है। वास्तव में यह प्रधानमंत्री संग्रहालय उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें सांस्कृतिक भूल सुधार के साथ ऐतिहासिक राजनीतिक विकृतियों को ठीक भी किया जा रहा है। मित्रों, इस किताब को पढ़ते हुए आप मोदी जी के विशिष्ट कार्य शैली से वाकिफ होते हैं। गुजरात में उन्होंने 2004 में ही छोटा मंत्रिमंडल बनाकर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का यह नारा दिया था, और उसी वक्त उन्होंने बेटियों को पढ़ाने और गांव-गांव बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी तय कर दिया था। लोग अधिक से अधिक संख्या में इस किताब को पढ़ें, और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक का अध्ययन निश्चित रूप से करें, और यह पुस्तक मोदी जी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को हाईलाइट करने के अलावा यह किताब पार्टी बिल्डिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के लिहाज से भी एक बेहतरीन किताब है। और मैं मानता हूं कि यह पुस्तक एकेडमिक वर्ल्ड में यह काफी लोकप्रिय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए और शुभकामना